हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजिका का पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो केस क्रॉप के नेक्स्ट क्लास अपन लेके आए, तीसरी क्लास लेके आए, जिनमें जो क्वेश्चन शेष रह गए थे उनकी चर्चा अपन आज की क्लास में करेंगे। आज संडे भी है, आप भी फ्री हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से आप जुड़े ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। चाहे आप जेट की तैयारी कर रहे हो या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो या बीएचयू की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही आप लाइव चैट में जाके लगातार क्वेश्चनों का जवाब देते रहे ताकि आपको आपकी तैयारी का अंदाज़ा हो सके कि अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें कहाँ कमी रह गई और कौन कौन से। अगर ये क्वेश्चन देख लिए तो पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाता है आपका। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपने 70 क्वेश्चन देख लिए थे। 71 नंबर का 71 नंबर का क्वेश्चन आज देखते हैं। सिगरेट तंबाकू में आर इंटू पी बतानी है। सिगरेट तंबाकू में आर इंटू पी कितनी होती है? 60 इंटू 45 सेंटीमीटर या 75 इंटू 50 सेंटीमीटर या फिर 75 इंटू 75 या 80 इंटू 80 सेंटीमीटर कितनी होती है सिगरेट तंबाकू में आर इंटू पी? रो इंटू प्लांट, कतार से कतार की दूरी व पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं सिगरेट तंबाकू में? तो जो सिगरेट तंबाकू में आर इंटू पी रखी जाती है वो रखी जाती है 80 इंटू 80 सेंटीमीटर। 80 इंटू 80 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 80 इंटू 80 सेंटीमीटर दूरी रखी जाती है सिगरेट तंबाकू में। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। 72 नंबर का अपना क्वेश्चन है। गन्ने के तटीय क्षेत्रों में रोपाई की कौन सी विधि अच्छी रहती है? गन्ने के तटीय क्षेत्रों में रोपाई की कौन सी विधि अच्छी रहती है? समतल क्यारी विधि में पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है मेड़ या नाली विधि में, तीसरा ऑप्शन है ट्रेंच या जावा विधि में और चौथा ऑप्शन है डेवनगल विधि में। कौन सी विधि में है वो गन्ने के तटीय क्षेत्रों में रोपाई की सर्वोत्तम विधि है? समुद्र तटीय क्षेत्रों में गन्ने की रोपाई की सर्वोत्तम मेथड बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ज्यादातर बच्चों का जवाब, कल आपने सर्वोत्तम मेथड पढ़ा था मेड़ और नाली विधि। आज जो मेथड है वो है ट्रेंच या जावा विधि। जावा में विकसित की गई है। जावा में क्या होता है, धान को बचने के लिए ट्रेंचों में, नालियों में, खाइयों में इसको बोया जाता है। खाइयों में बोया जाता है, ट्रेंच का मतलब होता है खाई खाई के अंदर इसको बोया जाता है। जावा में जो लंबा बढ़ने वाला जो गन्ना होता है उसके लिए ये सर्वोत्तम मेथड है, ट्रेंच या जावा। तटीय क्षेत्रों में, समुद्रीय क्षेत्रों में वहां पर ट्रेंच या जावा विधि से बुआई करनी चाहिए। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कपास के बीजों में तेल कितना परसेंट होता है? कपास के बीजों में ऑयल बताना है। कितना ऑयल होता है कपास के बीजों में? ऑप्शन एक है वो है 10 से 15%, 15 से 25%, 30 से 35% या 40 से 80%। कितना प्रतिशत बीजों में तेल होता है? 10 से 15%, 15 से 25%, 30 से 35% या फिर 40 से 60%। कितना प्रतिशत तेल होता है कपास के बीजों में? क्लास में बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आप सबको पता होगा मोबाइल से क्लास चल रही है और मोबाइल में कमेंट पढ़ना संभव नहीं है अगर क्लास चल रही है तो आप है ना लगातार कमेंट करते रहे। सारे बच्चों जो भी क्लास ले रहे हो, कई बार मैं देखता हूँ कि बाद में तो क्लास में कि कमेंट नहीं पढ़ते। कमेंट के लिए आप लगातार जवाब देते रहे। सभी बच्चे जो कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं उनका तो मैं कई बार नाम भी ले लेता हूँ, लेकिन आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा इसकी क्लास का आनंद ले। आपको पूरा A to Z तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये क्लास। चाहे आप जेट की तैयारी कर रहे हो, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, FSO की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक आप इस क्लास को हो सकता है किसी ज़रूरतमंद को आप सहायता कर सको तो अपने शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें इस क्लास को। कपास के बीजों में तेल कितना परसेंट होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो 15 से 25% तेल होता है। कितना होता है? 15 से 25% तेल होता है कपास के बीजों। और तेल निकालने के बाद में बीजों से जो बची है वो खल जो पशुओं को खिलाने के लिए काम में ली जाती है, खाद के रूप में काम में ली जाती है। अपने इंडिया में तो ज़्यादातर इसको पशुओं को खिलाने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है गन्ने की जो रेटूनिंग की जो फसल लेते हैं, पेडी की जो फसल लेते हैं, उसमें सामान्य फसल की तुलना में नाइट्रोजन कितना प्रयोग करते हैं? पेडी की फसल आप सब जान गए होंगे कि कटाई के बाद में खेत में जो तने का अवशेष रह जाता है,
जो अवशेष तने के रह जाते हैं, यानी आपने जैसे ये तना था इसकी यहाँ से कटाई कर ली, जो अवशेष रह गया उसके अंकुरण से जो पुनः फसल ली जाती है, उस तने में अंकुरण होकर जो पुनः फसल तैयार होती है, उस फसल को रेटूनिंग या पेडी की फसल कहते हैं। उस फसल को रेटूनिंग या पेडी की फसल कहा जाता है। तो इस जो ये तो मेन फसल हो गई, ये पेडी या रेटून की फसल हो गई, ये रेटून की फसल हो गई। कौन सी फसल हो गई? रेटून या रेटूनिंग फसल, और ये मुख्य फसल हो गई। तो आपको बताना है कि इस जो ये फसल लेते हैं इसमें कितना परसेंट इसकी अपेक्षा नाइट्रोजन डालते हैं, कम डालते हैं या अधिक डालते हैं। आपको बताना है 10% अधिक डालते हैं, 20% अधिक डालते हैं, 10% कम या 20% कम। यानी आपको ऑप्शन में से केवल कम या अधिक 10 या 20 में से चयन करना है कि 10% कम डालते हैं या 20% अधिक डालते हैं, या 10% कम या 20% अधिक। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा 20% अधिक नाइट्रोजन प्रयोग करते हैं। जो सामान्य फसल होती है, मुख्य फसल होती है, उसकी अपेक्षा अगर आप रेटूनिंग की फसल ले रहे हो, पेडी की फसल ले रहे हो, तो 20% अधिक नाइट्रोजन देते हैं। कितना परसेंट? 20% अधिक नाइट्रोजन प्रयोग किया जाता है। साथ ही ध्यान रखो, इस फसल से आपको उपज जरूर कम प्राप्त होगी। उपज सामान्य फसल से, मुख्य फसल से कम होती है। 20% अपन नाइट्रोजन भी ज्यादा देते हैं। रोग कीटों का प्रकोप भी इस फसल में होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि पहले साल भर अपने खेत में ये फसल रह चुकी। ये होता है पेडी की फसल, ये उसमें केले में भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। 75 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि कपास के बीजों, कपास का रेशा मुख्यतः किसका बना होता है। आपको बताना है कपास का रेशा किसका बना होता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कपास का रेशा जिसको लेंट या स्टेपल कहते हैं, लिंट, ज्यादातर लिंट कहते हैं। छोटा रेशा फज कहलाता है, लंबा रेशा लिंट कहलाता है। तो आपको बताना है सेलुलोज का बना होता है, पेक्टिन का बना होता है, एमिनो एसिड का बना होता है, या कोई नहीं। कपास का रेशा किसका बना होता है? रेगुलर जो स्टूडेंट रहते हैं उनमें आपको मैं नाम बोल दूं, जो रेगुलर अपनी क्लास ले रहे हैं। ललित है, हर्षवर्धन है, अमीषा है, पूजा है, इसके अलावा विकास है, यादव, विकास यादव फर्स्ट के नाम से भी कमेंट आते हैं। तो ये सभी स्टूडेंट जो लगातार अपनी क्लास ले रहे हैं। रितेश है, किरण है, जो लगातार अपनी क्लास ले रहे हैं। और किरण जाट है, निशा चौधरी है, अर्पित शर्मा है, जो अपनी लगातार क्लास ले रहे हैं। सोनू है। तो इसका सही जवाब है वो है सेलुलोज का बना होता है। 94% तक किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, 94% तक। और लिग्निन होता है इसमें 0.5% के लगभग लिग्निन होता है, 0.5% के लगभग लिग्निन होता है, और 94% होता है सेलुलोज। तो मुख्य सेलुलोज हो गया। अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। गन्ने की अम्लीय मृदाओं में के लिए सर्वोत्तम नाइट्रोजनधारी उर्वरक कौन सा है? गन्ने की अम्लीय मृदाओं के लिए सर्वोत्तम नाइट्रोजनधारी उर्वरक कौन सा है? गन्ने में अम्लीय मृदाओं हेतु सर्वोत्तम नाइट्रोजनधारी उर्वरक कौन सा है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या कोई नहीं। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, केन, जिसको अपन किसान खाद के नाम से भी जानते हैं, इसको किसान खाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान खाद। किसान खाद भी इसको कहते हैं। किसान खाद के नाम से भी केन को जाना जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसमें नाइट्रोजन 25 से 20% के लगभग होती है। अमोनियम सल्फेट जिसमें नाइट्रोजन 20.5 या 20% होती है। यूरिया 46% नाइट्रोजन होती है। तो इनमें से कौन सा गन्ने की फसल में एसिडिक सॉइल में प्रयोग करना चाहिए? लगातार आप जवाब दें। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, या केन। गन्ने में अम्लीय मृदाओं में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बताना है सबसे अच्छा। तो अम्लीय मृदाओं में जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक काम में लेते हैं वो लेते हैं केन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा काम में लेते हैं? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, केन या किसान खाद प्रयोग करते हैं। ये नॉर्मल सामान्य मृदाओं में प्रयोग करना चाहिए, ये सामान्य मृदाओं में प्रयोग करना चाहिए। और नोट कर लेना ये लवणीय मृदाओं में। ये कौन सी मृदाओं में? लवणीय। और ये है अम्लीय मृदाओं में। कौन सी मृदाओं में? अम्लीय मृदाओं में। नोट कर लिया आप एक बार दोबारा इसको।
ये तो लेते हैं कौन सी मृदाओं में, सामान्य मृदाओं में। ये लेते हैं अम्लीय लवणीय मृदाओं में, क्योंकि अम्लीय प्रवृत्ति का होता है लवणीय में। और ये लेते हैं अम्लीय मृदाओं में। कौन सी मृदाओं में प्रयोग करते हैं, अम्लीय मृदाओं में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, अमेरिकन कपास की पहली संकर किस्म कब विकसित की गई। अमेरिकन कपास की पहली संकर किस्म का सबसे पहले आप नाम बताएं, क्या नाम है। जो अमेरिकन कपास की पहली संकर किस्म विकसित की गई उस वेराइटी का आपको नाम बताना है, कौन सी वेराइटी है। अमेरिकन कपास की पहली हाइब्रिड वेराइटी बतानी है आपको। फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी अमेरिकन कॉटन की कौन सी है। ऑप्शन एक है 1900, पहले तो आप कमेंट करके बता दें कौन सी वेराइटी है। H4 वेराइटी आपको मैं बता देता हूँ कौन सी वेराइटी है। H4 वेराइटी है। कौन सी वेराइटी है, H4 हाइब्रिड 4 संकर 4 वेराइटी है। वो अमेरिकन कपास की पहली हाइब्रिड वेराइटी है और ये 1970 में विकसित की गई थी। कब विकसित की गई थी, 1970 में। सीटी पटेल ने, किसने विकसित की थी, सीटी पटेल ने। किसने विकसित की थी, सीटी पटेल ने विकसित की थी, सीटी पटेल। और सूरत गुजरात से ये वैरायटी विकसित की गई थी। कहाँ से विकसित की गई थी, सूरत गुजरात से ये वैरायटी विकसित की गई थी। सूरत गुजरात से ये वैरायटी विकसित की गई थी। कहाँ से, सूरत गुजरात से। H4 हाइब्रिड 4 वैरायटी। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 78 नंबर का, गन्ने में सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। गन्ने में सर्वाधिक जल की आवश्यकता किस अवस्था में होती है, आपको यहाँ पर यह बताना है। अंकुरण अवस्था में, या फिर फॉर्मेटिव अवस्था, या फिर ग्रांड ग्रोथ अवस्था, या मेच्योरिटी स्टेज, परिपक्व अवस्था। तो कौन सी अवस्था में हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट, आपने पढ़ी थी हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो शुगर केन की होती है, गन्ने की होती है। तो कितनी होती है यहाँ पर आपको बताना है। एक बार वाटर रिक्वायरमेंट बता दें आप कमेंट करके, कितनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है गन्ने की। जो गन्ने की वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 1500 से 2500 mm। कितनी होती है, 1500 से 2500 mm। 1500 से 2500 mm कितनी होती है, 1500 से 2500 mm। साथ ही सर्वाधिक वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फॉर्मेटिव स्टेज में। कौन सी स्टेज में होती है, फॉर्मेटिव स्टेज में। सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट कौन सी स्टेज में होती है, फॉर्मेटिव स्टेज में। और फॉर्मेटिव स्टेज होती है 60 से 130 दिन। कितने दिन होती है, 60 से 130 दिन। कितने दिन होती है, 60 से 130 दिन। ये होती है 0 से 60 दिन। कितने दिन होती है, 0 से 60 दिन। और जो ग्रांड अवस्था होती है वो होती है 130 से 250 दिन। 130 से 250। और ये होती है 250 से लेके 365 दिन तक परिपक्व अवस्था। चारों अवस्था याद हो गई होगी। जर्मिनेशन स्टेज 0 से 60 दिन, फॉर्मेटिव स्टेज 60 से 130 दिन, और ग्रांड ग्रोथ स्टेज जो वृद्धि की अवस्था होती है वो 130 से 250 दिन, और 250 से 365 दिन मेच्योरिटी या परिपक्व स्टेज होती है। तो फॉर्मेटिव स्टेज में सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, उस समय सबसे ज्यादा नमी की, रस बनते समय सबसे ज्यादा नमी की, पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन है, बीड़ी तंबाकू में प्रति हेक्टेयर उपज कितनी काम में लेते हैं। बीड़ी तंबाकू की उपज कितनी होती है आपको बताना है। सिगरेट तंबाकू की तो लगभग सबको याद होगी। सिगरेट तंबाकू की उपज बतानी है, पत्तियों की, कितनी पत्तियों की उपज प्राप्त होती है। सिगरेट की तो आपको बता देता हूं मैं, सिगरेट की होती है वो होती है 1000 से 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1000 से 1500 ये सिगरेट की है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ये नहीं है, ये सिगरेट की है। आपको बतानी है क्वेश्चन में बीड़ी वाली तंबाकू की, कौन सी तंबाकू की, बीड़ी वाली तंबाकू की बतानी है। तो बीड़ी वाली तंबाकू की जो उपज प्राप्त होती है वो होती है 1500 से 2000 किलोग्राम। ये बीड़ी और अन्य सभी तंबाकू आ गई, अन्य तंबाकू या बीड़ी, हुक्का, चुरुट, जो भी और अन्य तंबाकू है उनकी 1500 से 2000 किलोग्राम। जबकि सिगरेट तंबाकू की होती है वो होती है 1000 से 1500 किलोग्राम उपज प्राप्त होती है। निकोटीन की मात्रा भी आपको मैं बता देता हूँ, कौन सी तंबाकू में कितनी निकोटीन होती है। सबसे पहले सिगरेट है, सिगरेट 1 से 2% होती है सिगरेट। सिगरेट के बाद में खाना, यानी खाने वाली तंबाकू, खाने में 2 से 3%।
फिर बीडी, बीडी 5 से 7.5% तक, और फिर आता है हुक्का लास्ट। कौन सा आता है? हुक्का। हुक्का में होती है 6 से 8%। कितनी प्रतिशत होती है? 6 से 8। आप इसको टाइम टेबल के हिसाब से याद करेंगे ना, तब ज्यादा याद रहोगे। सिगरेट 1 से 2, सिगरेट 1 से 2, खाना 2 से 3, खाना यानी खाना कब खाना है? 2 से 3। बीड़ी 5 से 7.5। आप सबको पता होगा जो बीड़ी पीते हैं, वैसे पीनी नहीं चाहिए, गलत बात है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। हुक्का तंबाकू में 6 से 8%। केवल आपको यहाँ पर ये याद रखना है, टाइम टेबल के हिसाब से अपन याद करेंगे तो याद रह जाएगा, स्थायी याद रहेगा। सिगरेट 1 से 2, बीड़ी 2 से, खाना 2 से 3, बीड़ी 5 से 7.5 और हुक्का 6 से 8% निकोटीन होती है ये तंबाकू में। सिगरेट तंबाकू में 1 से 2%, खाने वाली तंबाकू में 2 से 3%, बीड़ी तंबाकू में 5 से 7.5%, हुक्का तंबाकू में 6 से 8%। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन है 80 नंबर का। गन्ने को शीघ्र पकाने तो पत्तियों को जलाना कहलाता है। पत्तियों को जलाना क्या कहलाता है? गन्ने को शीघ्र पकाने के लिए पत्तियों को जलाना क्या कहलाता है? रैपिंग कहलाता है, ट्रेसिंग कहलाता है, प्रोपिंग कहलाता है, या सभी कहलाता है? गन्ने को शीघ्र पकाने तो पत्तियों को जलाना क्या कहलाता है? रैपिंग, ट्रेसिंग, प्रोपिंग या सभी क्या कहलाता है? तो सबको पता होगा, गन्ने की पत्तियों को जलाना ट्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रेसिंग कहलाता है। रैपिंग होती है, वो 5-4 तनों को एक जगह बांध देते हैं, बांध उन्हीं की पत्तियों से आपस में बांध देते हैं, जिसको रैपिंग कहते हैं, ताकि फसल गिरे नहीं। और प्रोपिंग कहलाती है, रोपाई के प्लांटिंग के लगभग 210 दिन बाद, 210 दिन बाद पत्तियों से ढक देते हैं, पत्तियों से ढक देते हैं धूप से बचाव के लिए। 210 दिन बाद रोपाई के, उसे प्रोपिंग कहते हैं। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर का। टर्मिनेट तकनीक किससे संबंधित है? टर्मिनेट तकनीक किससे संबंधित है आपको बताना है। टर्मिनेट तकनीक रेजका से संबंधित है, या फिर बरसीम से, गंवार से, कपास से? टर्मिनेट तकनीक किससे संबंधित है? जिसको सीड सुसाइड के तकनीक के नाम से भी जानते हैं। टर्मिनेट तकनीक किससे संबंधित है आपको बताना है। तो टर्मिनेट तकनीक संबंधित है, वो है, बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं, कपास। क्योंकि मैं दूसरे मोबाइल में देख भी रहा हूं, अगर जैसे ही टाइम मिल रहा है। ललित का कपास जवाब है, अमीषा का कपास जवाब है, राहुल का कपास जवाब है, प्रीतम कुमार का कपास जवाब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कपास। इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। देखो, सीड सुसाइड या टर्मिनेट तकनीक में क्या करते हैं, बीज को नॉन वाइबल बनाया जाता है, ताकि वो पुनः दोबारा अंकुरित नहीं हो, उससे दोबारा पुनः फसल नहीं ली जा सके, उसे कहते हैं टर्मिनेट तकनीक। आगे नेक्स्ट अपना अगला देखते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन। गन्ने के परिपक्वन के लिए जो परिपक्वता की जांच करते हैं हैंड रेफ्लेक्टोमीटर से, उसका पाठ्यांक कितना आना चाहिए, तब उसको कटाई कर लेनी चाहिए, यानी पककर तैयार हो गया। उसकी परिपक्वता का सूचक होता है, गन्ने की परिपक्वता पर हैंड रेफ्लेक्टोमीटर का पाठ्यांक बताना है, कितना होता है? 12 होता है, 14 होता है, या 16 या 18% है। सारे पाठ्यांक रेफ्लेक्टोमीटर की रीडिंग प्रतिशत में 12%, 14%, 16% या 18%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 18%। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 18%। इसका सही आंसर है 18%। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का। एसपीटी का विकास किसने किया था? एसपीटी, एसपीटी का विकास किसने किया था? रामानुजन ने किया था, या फिर पुष्कर नाथ ने किया था एसपीटी का विकास, या फिर एसपीटी का विकास क्लेमेंट ने किया था, या फिर निकोट ने किया था? किसने किया था एसपीटी का विकास? एसपीटी का विकास, सीड प्लॉट टेक्निक जो होती है, उसका विकास किसने किया था? एसपीटी, सीड प्लॉट टेक्निक, जो वायरस मुक्त पौधे तैयार करने की विधि है, सीड प्लॉट टेक्निक, इसका विकास किया था वो पुष्कर नाथ ने किया था। किसने किया था? पुष्कर नाथ ने किया था, और ये किया था 1967 में। जबकि एक टीपीएस होती है, ट्रू पोटैटो सीड, इसका विकास किया था रामानुजन ने, ये किया था 1957, यानी फिक्स इसके 10 साल बाद में एसपीटी का विकास किया पुष्कर नाथ ने। रामानुजन ने टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड, जिसमें 75 वर्ग मीटर क्षेत्र में 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करते हैं और मात्र 150 ग्राम बीज काम में लेते हैं।
मात्र 150 ग्राम बीज काम में लिया जाता है। तो यह है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। 84 नंबर का क्वेश्चन है, कपास के बीजों से रेशा हटाने के लिए उपचारित करते हैं। कपास के बीजों से रेशा हटाने तो उपचारित किससे करते हैं? कपास के बीजों से रेशा हटाने तो उपचारित किससे किया जाता है? एल्यूमिनियम फॉस्फोइड से, गंधक का तेजाब से, स्टेप्टोसाइक्लिन से या एगलोल से? किससे उपचारित करते हैं? एल्यूमिनियम फॉस्फोइड या गंधक का तेजाब या स्टेप्टोसाइक्लिन या एगालोल, किससे उपचारित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंधक का तेजाब से उपचारित करते हैं। किससे उपचारित करते हैं? गंधक के तेजाब से उपचारित करते हैं। किससे उपचारित करते हैं? गंधक के तेजाब से उपचारित करते हैं। 10 लीटर तेजाब है वो 1 किलो बीजों की 10 किलो बीजों के लिए 1 लीटर गंधक का तेजाब 10 किलो बीजों के लिए 1 लीटर जो है वो 10 किलो बीजों के लिए पर्याप्त रहता है रेशा हटाने के लिए, क्योंकि रेशे युक्त बीज की सोविंग संभव नहीं है, क्योंकि वो रेशे के एक दूसरे के बीच चिपके जाता है। इस कारण उसको 1 लीटर है वो H2SO4 और 10 किलोग्राम बीजों को लिए पर्याप्त रहता है। इस दर से उपचारित करते हैं। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू में दार्जिलिंग में फैला पश्चिम बंगाल में आलू का रोग जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में फैला, जिसके कारण यहाँ की पौध सामग्री यानी यहाँ के आलू बुआई के लिए अन्य देश के अन्य भागों में नहीं भेजे जाते, उसका कारण क्या है? कौन से रोग के होने की संभावना रहती है? अगर आपने दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से अगर आलू को बुआई के लिए खरीद लिया तो कौन सा रोग वहां पर है? अगेती जुलसा, अर्ली ब्लाइट, ब्लैक स्कर्ब, वाट रोग या पचेती जुलसा, लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट तो आपको कल भी बताए थे, अल्टरनेरिया सोलेनाई से अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। और भारत में सर्वाधिक हानि होती है वो होती है लेट ब्लाइट से। किससे होती है? लेट ब्लाइट से। तो इसका आंसर बताना आपको पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में कौन सा रोग है? तो वो रोग है वाट रोग। कौन सा रोग है? वाट रोग। कौन सा रोग है? वाट रोग। मस्सा रोग है वो है जो साइचिट्रियम एंडोबायोट्रिकस नामक कवक से होता है। साइचिट्रियम एंडोबायोट्रिकस नामक कवक से होता है। साइचिट्रियम एंडोबायोट्रिकस नामक कवक से होता है मस्सा रोग। आलू के कंद में मत्स्य के समान संरचनाएं बन जाती है, गांठें बन जाती है। इसके कारण इसकी पौध सामग्री है वो अन्य देशों में नहीं भेजी जाती। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू में कौन सा नेमेटोड लगता है? मेलिडोगाइनी स्पीसीज, जो आपको पता होगा सब्जियों में लगता है, मिर्च है, टमाटर है, इनमें लगता है। हेटेरोडेरा एवेनी, एग्विनाटिटिसाई और ग्लोबोडेरा रोस्टाकाइनेंसिस। कौन सा नेमेटोड है जो आलू की फसल को नुकसान पहुंचाता है? मेलिडोगाइनी स्पीसीज, हेटेरोडेरा एवेनी, एग्विनाटिटिसाई या ग्लोबोडेरा रोस्टाकाइनेंसिस। तो इसका सही आंसर होगा ग्लोबोडेरा रोस्टाकाइनेंसिस। कौन सा हो जाएगा? ग्लोबोडेरा रोस्टाकाइनेंसिस। ये होता है रूट नोड नेमेटोड जो सब टमाटर मिर्च में होता है। हेटेरोडेरा एवेनी आप सबको पता होगा गेहूं में मोल्या रोग। और एग्विनाटिटिसाई होता है वो ईयर कोकल रोग के लिए जिम्मेदार होता है। और ग्लोबोडेरा रोस्टाकाइनेंसिस को गोल्डन नेमेटोड, सुनहरा सूत्रकृमि, गोल्डन नेमेटोड या सिस्ट नेमेटोड भी कहते हैं। शिस्ट नेमेटोड ध्यान रखना, हेटेरोडेरा एवेनी को भी कहते हैं। गोल्डन नेमेटोड या सुनहरा सूत्रकृमि ग्लोबोडेरा रोस्टाकाइनेंसिस। और आपको साथ ही बता दें तमिलनाडु में भी ये स्थानीय संरोधन का कीट है। तमिलनाडु नीलगिरी की पहाड़ियों में भी ये रोग बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट अपन अगला देखते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। CICR कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है या फिर बीकानेर राजस्थान में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में या लखनऊ यूपी में? कहां पर स्थित है आपको बताना है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बेंगलोर कर्नाटक, बीकानेर राजस्थान, नागपुर महाराष्ट्र, लखनऊ यूपी। तो ये केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है वो स्थित है नागपुर महाराष्ट्र में। कहां पर स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसका 80 नंबर का ऑप्शन सही है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, नागपुर महाराष्ट्र।
नेक्स्ट अपन अगला देखते हैं 88 नंबर का क्वेश्चन। आलू का कौन सा कीट भंडार गृह में नुकसान पहुंचाता है, भंडार गृह में क्षति पहुंचाता है? एफिड, कटवर्म, गाइडल बिटल या पोटैटो ट्यूबर मोथ? कौन सा ऐसा आलू का कीट है जो स्टोरेज में भी नुकसान पहुंचाता है? फील्ड में तो पहुंचाता ही है, लेकिन स्टोरेज में भी होता है। एफिड, कटवर्म, गाइडल बिटल, पोटैटो ट्यूबर मोथ? कौन सा इंसेक्ट है जो स्टोरेज के दौरान आलू को नुकसान पहुंचाता है? तो है पोटैटो ट्यूबर मोथ। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही है, पोटैटो ट्यूबर मोथ। कौन सा है? पोटैटो ट्यूबर मोथ इसका सही आंसर है। ये फील्ड में भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ज्यादातर भंडार गृह में तो नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन है, कपास में कौन सा खरपतवारनाशी उपयोग सर्वाधिक? उसे कपास का हर्बिसाइड या कपास का कॉटन का हर्बिसाइड या कपास का शाकनाशी के नाम से भी जानते हैं। कपास में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला खरपतवारनाशी का नाम बताना है। डाईयूरोन है, एलाक्लोर है, फ्लुक्लोरीन है या 2,4-D है? डाईयूरोन है, एलाक्लोर है, फ्लुक्लोरीन है या 2,4-D है? कौन सा खरपतवारनाशी है जो कपास में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डाईयूरोन। कौन सा हो जाएगा? डाईयूरोन इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन इसका सही है, डाईयूरोन। डाईयूरोन इसका सही आंसर है। एलाक्लोर भी काम में लेते। 2,4-D का प्रयोग ध्यान रखना, कपास में नहीं करना, नहीं तो पत्तियां है वो पंजे के समान हो जाती है, पंजाकार पत्तियां हो जाती है। 2,4-D का प्रयोग नहीं करना चाहिए कपास में। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो 90 नंबर का क्वेश्चन है, आलू में टीपीएस में पौध का स्थानांतरण कितने समय बाद में करना चाहिए? आपको बताया था टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड जो रामानुजन ने 1957 में विकसित की थी। इसमें 75 आपको बताया था नर्सरी तैयार करने के लिए, 1 हेक्टेयर की नर्सरी तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? 75 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। और बीज लेते हैं वो लेते हैं 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आपको बताना कितने दिन में पौध खेत में लगाने योग्य या रोपने योग्य हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा 35 दिन। 35 दिन बाद में खेत में पौध रोपने योग्य या लगाने योग्य हो जाती है। तो इसका सही आंसर है 35 दिन। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 91 नंबर का, फ्रॉग आई पत्ती धब्बा रोग किसके कारण, किसका मुख्य रोग है? आपको बताना है। जो पसले है उन ऑप्शन में से देख के बताना है कि फ्रॉग आई पत्ती धब्बा किसका मुख्य रोग है? कपास का, आलू का, तंबाकू का या सौंफ का? किसका मुख्य रोग है फ्रॉग आई पत्ती धब्बा? कपास, आलू, तंबाकू, सौंफ? इसका आंसर क्या है? कपास है, आलू है, तंबाकू है या सौंफ है? कौन सा इसका मुख्य आंसर है? तो इसका जो मुख्य आंसर है वो है तंबाकू का है। ये निकोटियानी है ना, सर्कोस्पोरान निकोटियानी नामक कवक से होता है। कौन से कवक से होता है? सर्कोस्पोरान निकोटियानी नामक कवक से होता है फ्रॉग आई पत्ती धब्बा। ये नर्सरी में होता है, नर्सरी में आपके 60 दिन बाद में होता है, लगभग 60 दिन बाद में ये रोग होता है, और पूरे फसल के दौरान भी ये रोग होता है। नर्सरी में भी हो सकता है और 60 दिन बाद में भी ये रोग होता है। नेक्स्ट अपना आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, कपास में क्रिंकल लीफ विकार कौन सी मृदाओं में होता है? कपास में क्रिंकल लीफ है वो कौन सी मृदाओं में होता है? आपको बताना है। लवणीय मृदाओं में या सारी मृदाओं में, अम्लीय मृदाओं में या कोई नहीं? कौन सी मृदाओं में होता है क्रिंकल लीफ विकार? लवणीय में, अम्लीय में, सारे में या कोई नहीं? कौन सी मृदाओं में क्रिंकल लीफ होता है? क्रिंकल लीफ है वो कौन सी मृदाओं में होता है? लवणीय मृदाओं में, सारी मृदाओं में, अम्लीय में या फिर कोई नहीं? क्रिंकल लीफ कौन सी मृदाओं में होता है? तो क्रिंकल लीफ जो होता है वो अम्लीय मृदाओं में होता है। कौन सी मृदाओं में होता है? अम्लीय मृदाओं में होता है। कौन सी मृदाओं में होता है? अम्लीय मृदाओं में। मैग्नीज की कम अधिकता से और कैल्शियम की कमी से। मैग्नीज की अधिकता और कैल्शियम की कमी से। मैग्नीज सूक्ष्म है, अधिक मिलना शुरू हो जाता है। कैल्शियम द्वितीयक है, वो कम मिलना शुरू हो जाता है, इस कारण क्रिंकल लीफ हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से वंडरकेन कौन सा आपको बताना है। वंडरकेन कौन सा है? कौन सी फसल को वंडरकेन के नाम से जाना जाता है? कौन सी फसल को वंडरकेन के नाम से जाना जाता है? निम्न में से वंडरकेन है, कौन सी फसल को वंडरकेन के नाम से जाना जाता है? को 1148 है, को 419 है, को 449 है, को 1007 है। को 1148 है, को 419 है, को 449 है, या को 1007 है। किसको वंडरकेन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, जो वंडरकेन के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है कौन सी, आप बता दें पहले तो जो वंडरकेन के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है को 419 को वंडरकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वंडरकेन। फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट वंडरकेन कौन सा है? को 419। दूसरा होता है को 617। सेकंड जो वंडरकेन है वो है को 617, नोट कर लिया आप। को 617 सेकंड वंडरकेन है। कौन सा है? सेकंड वंडरकेन है। जबकि फर्स्ट कौन सा है? को 419। नेक्स्ट अपन अगला क्या देखते हैं, गन्ने को कृत्रिम रूप से शीघ्र पकाने तो 6 से 8 सप्ताह पहले जिस रसायन का प्रयोग करते हैं उसका नाम बताना है। शीघ्र पकाने तो लगभग 2 महीने पहले पकाने तो कौन किसका प्रयोग करते हैं? ग्लाइफोसेट का, पोलारिस का, बालसरियो का, या सभी का? गन्ने को अगर आपको शीघ्र पकाना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लाइफोसेट, पोलारिस, या बालसरियो, या सभी का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी रसायन काम में लेते हैं गन्ने को परिपक्वता के लिए, पकाने के लिए, शीघ्र जल्दी लगभग 6 से 8 सप्ताह 1.5-2 महीने पहले पकने कर तैयार होने के लिए सारे के सारे रासायनिक काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, चुकंदर की आदर्श बीज दर बतानी है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी आपको बता दिया था, चुकंदर की आदर्श बीज दर कितनी होती है। तो चुकंदर की आदर्श बीज दर 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 2 से 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 6, या 8 से 10। इसका प्रोपोगेशन चुकंदर का वो करते हैं, किससे करते हैं? बीज से करते हैं। तो बीज दर कितनी काम में लेते हैं? तो लगभग सभी बच्चों का सही जवाब है बीज दर जो काम में लेते हैं वो लेते हैं कितनी? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर काम में लेते हैं। कितने काम में लेते हैं? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट काम में ली जाती है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संजय किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? आपको बताना है संजय किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है। देसी कपास की, बीटी कपास की, संकर कपास की, अमेरिकन कपास की। संजय किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? देसी कपास, बीटी कपास, संकर कपास, अमेरिकन कपास। संजय, तो संजय जो इम्प्रूव्ड वेराइटी है वो है संकर कपास की। कौन सी कपास की है? संकर कपास की इम्प्रूव्ड वेराइटी है संजय। कौन सी कपास की है? संकर कपास की। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर का क्वेश्चन, क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्रॉप लॉगिंग, शस्य संलेखन, जिसमें फसल का ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था डॉक्टर H.F. क्लेमेंट ने। किसने किया था? डॉक्टर किसने किया था? डॉक्टर H.F. क्लेमेंट ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर H.F. क्लेमेंट ने इसका प्रयोग किया था। और गन्ने में हवाई द्वीप के ऊपर इसका प्रयोग किया गया था। गन्ने में हवाई द्वीप में इसका प्रयोग किया गया था। और इसमें क्या होता है, एक फसल का ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है कि पोषक तत्वों का पादप की वृद्धि के साथ क्या क्या ग्रोथ होती है, पोषक तत्वों की मात्रा के अनुसार पादप की, उसके ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है ये। 98 नंबर, ओरोबैंग की खरपतवार कौन सी फसल समूह का है? कौन से फसल समूह का ओरोबैंग की खरपतवार है? गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, सरसों, तंबाकू, या कपास, बरसीम। ओरोबैंग की खरपतवार किस समूह का है? ओरोबैंग की जो पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार कौन सा है? कमेंट करके बताएं। पूर्ण तना परजीवी खरपतवार, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार कौन सा है? वो है कस्कुटा रिफ्लेक्सा अम्बरबेल। कस्कुटा रिफ्लेक्सा अम्बरबेल है। कस्कुटा रिफ्लेक्सा अम्बरबेल है, वो पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है। इसका जो सही आंसर होगा पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार से है ओरोबैंग की, इसका होगा तंबाकू और सरसों। सरसों तंबाकू का ये खरपतवार है। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, 99 नंबर का, गन्ने में लाल सड़न रोग का रोग कारक बताना है। लाल सड़न रोग का रोग कारक कौन सा होता है?
लाल सड़न रोग का जो रोग कारक होता है वो कौन सा होता है आपको बताना है। कोलेटोट्राइकम फालगेटम, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, अस्टिलेगोसिटिमिनिया या साइचिट्रियम एंडोबायोट्रिकस। लाल सड़न रोग का रोग कारक बताना है। कोलेटोट्राइकम फालगेटम, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, अस्टिलेगोसिटिमिनिया या साइचिट्रियम एंडोबायोट्रिकस। ये तो आपने पढ़ा था अभी, साइचिट्रियम एंडोबायोट्रिकस। आलू में वाट रोग, आलू में वाट रोग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में भी आया था। आलू में वाट रोग, आलू में वाट रोग। इसके अलावा ये जो अस्टिलेगोसिटिमिनिया है ये गन्ने का ही कंड रोग का है। गन्ने में एक रोग होता है कंड रोग, अस्टिलेगोसिटिमिनिया। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस भी आपको बता रखा है, लेट ब्लाइट का है। किसका है? लेट ब्लाइट का। किसका है? लेट ब्लाइट का है। साथ ही कोलेटोट्राइकम फालगेटम बच गया, ये किसका है? लाल सड़न रोग का है। गन्ने के अगर तने को चीर कर देखा जाए तो उसमें लाल रंग की धारियां दिखाई देती है, लाल सड़न रोग कोलेटोट्रिकम फालगेटम नामक कवक से होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू के एक फल में बीजों की संख्या कितनी होती है? तंबाकू के एक फल में बीजों की संख्या कितनी होती है? तंबाकू के एक फल में बीजों की संख्या कितनी होती है? 8,000 होती है, 10,000 होती है, या फिर 12,000 या 15,000। एक फल में बीजों की संख्या बतानी है। इससे पहले आप बता दें 1 ग्राम तंबाकू के बीजों की संख्या, 1 ग्राम में कितने बीज आते हैं? इसका आंसर बताएं पहले आप। 1 ग्राम में कितने बीज होते हैं तंबाकू के? 1 ग्राम में कितने बीज होते हैं तंबाकू के? 1 ग्राम में तंबाकू के बीज होते हैं वो होते हैं 10,000 से 12,000 बीज। नोट कर लिया आप, कितने बीज होते हैं? 10,000 से 12,000 बीज। कितने बीज होते हैं? 10,000 से 12,000 बीज होते हैं 1 ग्राम तंबाकू के बीजों में। साथ ही एक फल में जो बीज होते हैं वो होते हैं 8,000। कितने होते हैं? 8,000 इसका सही आंसर है। 8,000 बीज होते हैं, 8,000 इसका सही आंसर है। आलू में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से आनुवांशिक रूपांतरित आलू का विकास यानी किस पादप के दानों का जीन डालकर किया गया? सेकेरम स्पॉन्टेनियम में, या एविना फतवा, या अमरेंथस एल्बुमिन, या फेलेरिस माइनर। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। सेकेरम स्पॉन्टेनियम, एविना फतवा, अमरेंथस एल्बुमिन या फेलेरिस माइनर। तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई गई थी, वो गई थी अमरेंथस एल्बुमिन का जीन डालकर। अमरेंथस एल्बुमिन का जीन डालकर आलू में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई गई। नेक्स्ट अपन अगला देखते हैं। और इसमें जो एमिनो एसिड बढ़ाए गए थे वो बढ़ाए गए थे लाइसिन और मिथियोनिन। ये भी नोट कर लिया आप, लाइसिन और मिथियोनिन की मात्रा बढ़ाई गई थी। चावला में भी आपने पढ़ा था मिथियोनिन। धान्य फसलों में लाइसिन की कमी होती है, ल्यूसिन की अधिकता। 102 नंबर का क्वेश्चन है, कपास किस कुल से संबंधित है? पोएसी से, फेबेसी से, एपिएसी से या मालवेसी से? कपास किससे संबंधित है? पोएसी, फेबेसी, एफिएसी या मालवेसी? सरल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार सरल क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं, तो आपको इसका जवाब बताना है। कपास किस फैमिली से बिलोंग करता है? पोएसी, फेबेसी, एपिएसी या मालवेसी? तो कपास का जो फैमिली है वो है मालवेसी। भिंडी और कपास की फैमिली कौन सी होती है? मालवेसी होती है। कौन सी होती है? मालवेसी। भिंडी कपास की फैमिली कौन सी होती है? मालवेसी फैमिली होती है भिंडी कपास की। नेक्स्ट अपन अगला 102 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आलू में सुगंध का कारण बताना है। आलू में सुगंध किसके कारण आती है? कल आपने पढ़ा था कि ऊपरी छिलके से अगर आलू का जो कंद है, अगर उसके ऊपरी भाग से अगर मिट्टी हट जाती है तो सूर्य के प्रकाश के कारण उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा। और होता है सोलेनिन के कारण। किसके कारण होता है? सोलेनिन। सोलेनिन के कारण। साथ ही आपको बता दें सोलेनिन की जो मात्रा है खाने वाले आलू में 5 mg प्रति 100 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि 20 mg से अधिक मात्रा इसकी हानिकारक होती है, विषैलीपन होता है। तो यहाँ पर तो आपको बताना है आलू में सुगंध का कारण बताना है। सोलेनिन, सिनिग्रीन, एलाइसिन या डाई मिथाइल पायराजिन। कौन सा इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर हो जाएगा डाई मिथाइल पायराजिन।
डाइमिथाइल पायराजीन इसका सही आंसर है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर है, डाइमिथाइल पायराजीन, डाइमिथाइल पायराजीन। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 105 नंबर का क्वेश्चन है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। 31 मई को मनाया जाता है, या फिर 2 अक्टूबर को, या 14 नवंबर को, या 30 जनवरी को? कब मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस? वर्ल्ड टोबैको डे बताना है आपको। 31 मई, 2 अक्टूबर, 24 नवंबर, या 30 जनवरी? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला 106 नंबर का क्वेश्चन, गरीब आदमी का साथी या दोस्त कौन है? गन्ना, आलू, बैंगन, टमाटर। गरीब आदमी का साथी या दोस्त किसको कहते हैं? गन्ना को, आलू को, बैंगन को, या टमाटर को? गरीब आदमी का साथी या दोस्त कौन है, फ्रेंड कौन है? उपमा दी गई है ये। कौन सी फसल को गरीब आदमी का साथी के नाम से जानते हैं? गन्ना, आलू, बैंगन, टमाटर। तो इसका सही आंसर है वो है आलू। टमाटर को गरीब का ऑरेंज कहते हैं, ऑरेंज। बैंगन को गरीब की सब्जी कहते हैं। गरीब की सब्जी किसको कहते हैं? बैंगन को। आलू को गरीब आदमी का साथी दोस्त, टमाटर को गरीब का ऑरेंज, और बैंगन को गरीब की सब्जी। अगला अपने क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला 107 नंबर का क्वेश्चन है वो है, कपास का रेशा मुख्यतः किसका बना होता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ गया, आप सबको पता है किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। 94% तक सेलुलोज होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि आलू में 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त करनी है आपको, तो फसल में एनपीके की मात्रा बतानी है। कितना एनपीके डालना चाहिए 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त करने के लिए? 400 क्विंटल उपज प्राप्त करने के लिए कितना एनपीके डालना चाहिए आलू की फसल में? थोड़ा मैं मेरा कैमरा थोड़ा साइड में कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिख जाए। आवश्यकता है क्या 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, या 80 से 150 किलोग्राम फास्फोरस, या 150 किलोग्राम पोटास? एनपीके पहले नाइट्रोजन की मात्रा है, फिर फास्फोरस की, फिर पोटास की। 170 से 180, 25 या 250, 210 से 250, 150 से 180 या 200, 180 या 150 या 80 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। चारों ऑप्शनों में से चयन करके आप आसानी से देख लें, पढ़ लें। उसके बाद जवाब दे 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त करनी है तो एनपीके की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब है जो एनपीके की आवश्यकता होती है वो होती है सेकंड नंबर का। इसका सही जवाब है 170 से किलोग्राम ऐसे 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस होती है वो मात्र 25 किलोग्राम, और पोटास होती है वो 250 किलोग्राम। और अगर नॉर्मली अगर आपको पूछ ले, सामान्य फसल में पूछ ले, तो पहला ऑप्शन सही आएगा। कौन सा आएगा? पहला। 120 से 150 किलोग्राम तो नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम फास्फोरस, और 150 किलोग्राम पोटास। ये नॉर्मल मर्दाओं के लिए है, नॉर्मल। जबकि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला 109 नंबर का क्वेश्चन है, सही नहीं है को छांटना है आपको। एक तरफ फसल का नाम है, एक तरफ बोटनिकल नेम है, कौन सा सही नहीं है? गन्ना, सेकेरम ओपिसिनेरम, आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम, सनई हेलियंथस एनस, और धान ओराइजा सेटाइवा। कौन सा इनमें से सही नहीं है? गन्ना, सेकेरम ओपिसिनेरम, आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम, सनई हेलियंथस एनस, धान ओराइजा सेटाइवा। कौन सा इनमें से सही नहीं है को छाड़ना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा? गन्ना, सेकेरम ओपिसिनेरम, आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम, सनई हेलियंथस एनस, धान ओराइजा सेटाइवा। एक एक को देख लेते हैं। गन्ने का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सेकेरम ओपिसिनेरम सही है, आलू सोलेनम ट्यूबरोसम सही है, धान ओराइजा सेटाइवा सही है। तो गलत कौन सा हुआ? सनई का। कौन सा हो गया? सनई का। सनई का होता है क्रोटोलेरिया जूनसिया। क्या होता है? क्रोटोलेरिया जूनसिया। क्रोटोलेरिया जूनसिया होता है। हेलियंथस एनस होता है, ये होता है सूरजमुखी का। किसका होता है? सूरजमुखी।
सनफ्लावर का। किसका होता है? सनफ्लावर का। 110 नंबर का क्वेश्चन है, आलू का मेन इंसेक्ट कौन सा है आपको बताना है। अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा था कि स्टोरेज का पढ़ा था, टोबैको पोटैटो ट्यूबर मोथ। तो यहाँ पर बताना है आलू का मेन इंसेक्ट एपिलेक्ना बिट्टल, पोटैटो ट्यूबर मोथ, एफिड या कटवर्म। आलू का मुख्य इंसेक्ट बताना है एपिलेक्ना बिट्टल, पोटैटो ट्यूबर मोथ, एफिड या कटवर्म। तो आलू का जो मेन इंसेक्ट है वो है एपिलेक्ना बिट्टल, और ये भंडार गृह में, स्टोरेज में और फील्ड में दोनों में नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट 111 नंबर का क्वेश्चन है, का प्रयोग करने से एपिनेस्टी होकर कपास की पत्तियां अंगुली नुमा हो जाती है। किसका प्रयोग करने से एपिनेस्टी होकर कपास की पत्तियां अंगुली नुमा हो जाती है? ये आपको अभी कुछ समय पहले बताया था, 2,4-D का प्रयोग करने से। किसका प्रयोग करने से? 2,4-D का प्रयोग करने से पत्तियां अंगुली नुमा हो जाती है। 2,4-D का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें डाईयूरोन खरपतवारनाशी, जो कपास शाकनाशी के नाम से भी जाना जाता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। 2,4-D 2,4-D का पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो गेहूं जौ में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने हेतु काम में लिया जाता है। और एक पादवर्धी हार्मोन है 2,4-D, जिसका उपयोग शाकनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट अपन निम्न में से सही है को छाड़ना है आपको। कौन सा सही है? गन्ना सोलेनेसी कुल का है, आलू क्रूसीफेरी कुल का है, सनई फेबेसी कुल की है, या धान एपिएसी कुल की है। कौन सा सही को देखना है आपको, गलत को नहीं देखना, सही देखना है। कौन सा सही है? गन्ना सोलेनेसी फैमिली का होता है, आलू क्रूसीफेरी का, सनई फेबेसी, धान एपिएसी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आप बताएं। तो गन्ना है वो पोएसी या ग्रेमिनी कुल का होता है, पोएसी। आलू है वो होता है सोलेनेसी कुल का, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। धान होता है वो भी पोएसी का होता है। कौन से का होता है? पोएसी का, तो ये भी नहीं आएगा। बच गया कौन सा? सनई फेबेसी कुल की होती है, लेग्युमिनेसी कुल की होती है। सही आंसर है सी नंबर का क्वेश्चन, सी नंबर का ऑप्शन सही है। डी होल्मिंग हेतु प्रयोग करते हैं। डी होल्मिंग क्या होती है? कटाई से पहले गन्ने की खुदाई, आलू की खुदाई से पहले उसके तनों को क्या कर देते हैं? काट देते हैं, ऊपरी भाग को काट देते हैं, ऊपरी जो वायवीय भाग होता है उसको हटा देते हैं। तो वो हटाने के लिए ऐसा क्यों करते हैं? ताकि कंद सख्त हो जाए और भंडारण के दौरान, स्टोरेज के दौरान खराब नहीं हो, इसके लिए ऐसा किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? यहाँ पर आपको रसायन बताना है। वायवीय भाग को हटाने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, KCl, CuSO4, ZnSO4। कॉपर सल्फेट काम में लेते हैं, जिंक सल्फेट काम में लेते हैं, जिंक पोटेशियम क्लोराइड काम में लेते हैं, या पोटेशियम सल्फेट काम में लेते हैं? कौन सा काम में लेते हैं? डी होल्मिंग के लिए। होल्मिंग, इसके होल्म्स जो इसका ऊपरी वायवीय भाग होता है उसको बोलते हैं, तो इसको हटाना है आपको। डी होल्मिंग, तो इसके लिए जो काम में लेते हैं वो लेते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? CuSO4 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपने 114 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, संकर कपास के जनक कौन है? संकर कपास के जनक बताने कौन है? सल, SH, या कटारकी, या सिटी पटेल, या बीपी पाल। संकर कपास के जनक कौन है? SH, सल, कटारकी, सिटी पटेल, या बीपी पाल। कौन है संकर कपास के जनक? तो संकर कपास की फर्स्ट अमेरिकन कपास की जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी आपको बताई थी H4। कौन सी है? H4। सिटी पटेल ने विकसित की थी। किसने विकसित की थी? सिटी पटेल ने 1970 में सूरत गुजरात से विकसित की थी। इस कारण सिटी पटेल को संकर कपास का हाइब्रिड कॉटन का जनक फादर कहते हैं। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, 115 नंबर का क्वेश्चन, कपास की में फल पकते समय सुटेबल टेम्परेचर बताना है। फल पकते समय कितना तापमान चाहिए? 16 डिग्री सेल्सियस, या फिर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, या 27 से 32, या 32 से 42 डिग्री सेल्सियस। फल पकते समय, फलों के पकते समय सुटेबल टेम्परेचर बताना है कॉटन के लिए। इसका जो फल होता है, बोल होता है, उसके लिए सुटेबल टेम्परेचर बताना है। 16 डिग्री सेल्सियस चाहिए, अंकुरण के लिए चाहिए। आपको बता दूं किसके लिए चाहिए? अंकुरण के लिए। ये चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, ये वर्दी के लिए। किसके लिए? वर्दी के लिए। और 27 से 32 चाहिए, ये चाहिए फल पकते समय। फल पकते समय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन इसका सही है। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर है, 27 से 32 डिग्री सेल्सियस।
तो ये थी अपनी आज की जो केस क्रॉप की जो बहुत ही शानदार क्लास थी। अब आप अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, केस क्रॉप की टोटल पीडीएफ क्वेश्चंस की प्राप्त करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजी काका को ज्वाइन करें। आप टेलीग्राम चैनल है एजी काका। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्राप्त करना है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं क्लास शुरू होने से पहले। और एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9928842449 पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉल करके भी और कोई जानकारी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। तो आज संडे है, थोड़ी क्लास लेट शुरू की है क्योंकि संडे को आप सभी फ्री रहते हैं, इसलिए अगर आप मंडे से अपनी वही क्लास 7:15 पे शुरू होगी तो आप लगातार लाइव क्लास का आनंद लेते रहे। और अपने सभी दोस्तों को जो जेट ICR BHU एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस क्लास का लिंक शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजी काका को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहां पर आपको जो क्लासेज है उनकी PDF प्राप्त होती है। तो आपको कल मिलेंगे 7:15 पर। जब तक के लिए नमस्कार।